2559.24, ठीक है बच्चे। तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा फिर आपको, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। इतनी बुरी बुरी कैलकुलेशंस आनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट डिवीजन विद 211, बट ठीक है, बुक में दिया है तो कुछ कुछ ये आपका प्राइस आ जाएगा। 24 को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, 25 कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वुड बी योर सेलिंग प्राइस। इन केस ही वांट्स टू गेन 8%, उसको ये कैमरा 2559.25 या 24 रुपीज में बेचना पड़ेगा। गॉट इट? कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस में? सबसे पहले आप सीपी फाइंड आउट करोगे, फिर सिंपल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो दूसरी कंडीशन के साथ में, कितना प्रॉफिट या गेन लॉस चाहिए, और यू हैव सीपी, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लोगे। गॉट इट? समझ आया कैसे करना है? नेक्स्ट वाला भी कुछ कुछ ऐसा है। चलो नेक्स्ट वाला भी करते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा ही है। कशिका, आपको समझ में आ रहा है? कशिका, मैंने रिकॉर्डिंग सारी अपलोड कर दी थी, अगर आप देख लेना, परसेंटेज वाली भी। आई होप अब आप सही हो गए, आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यश बॉट ओल्ड बाइक फॉर ₹6000। उसने ओल्ड बाइक खरीदी, यश ने खरीदी ओल्ड बाइक फॉर ₹6000, ठीक है। और उसने इसकी रिपेयर पे लगाए कितने रुपीज? 88, नहीं, रिपेयर पे कुछ नहीं लगाया। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80, उसने फिर बेच दिए। सेलिंग प्राइस जो था उसका, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, वो है ₹8820 का, जिसपे उसे लॉस हुआ कितने का? 2% का, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमें सीपी क्या होना चाहिए इसका। 2% का उसको लॉस हुआ, आप कहोगे सीपी तो हमें दिया हुआ है, लेकिन सीपी ये नहीं है, उसने कुछ इसकी रिपेयर पे भी लगाया है, ठीक है। तो हमें रिपेयर वाली मनी भी कैलकुलेट करनी है। रिपेयर वाली मनी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल सीपी यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। हमें सेलिंग प्राइस दिया है, 2% का लॉस दिया है। वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअल सीपी, जितने की उसे बाइक पड़ी, मींस रिपेयर करने के बाद में उसको जितने पैसे की बाइक पड़ी। एक्चुअल सीपी के लिए हम क्या करेंगे? वही सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला, एसपी इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस, ये लॉस हुआ है तो लॉस वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। एसपी हमारे पास है कितना? 8820। सीपी हमारे पास नहीं है, 100 माइनस लॉस है 2% का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8820 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 98 ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8820 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 98 इक्वल्स टू सीपी। इसको कैंसिल करेंगे, 8820 को 90 से कैंसिल करोगे तो 98 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? बताइए जल्दी जल्दी। देखो रफ में करके दिखा रहे तो, हालांकि बहुत इजी है। 8820 को जब आप 98 से डिवाइड करोगे, 99 इक्यासी सात इक्यासी 788, 98 90s आ रहेगा, तो 90 इंटू 100 यानी कि सीपी आ गया कितना? 9000 का। उसे जो बाइक पड़ी है वो 9000 की पड़ी, 6000 की उसने खरीदी थी, 3000 रिपेयर में लगा दिए उसने,
तो टोटल कॉस्ट उसको कितने की पड़ी बाइक 9000 की। नाउ हम क्या करेंगे 9000 सीपी है एक्चुअल सीपी जितने की उसे बाइक पड़ी, उसे चाहिए प्रॉफिट कितने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कितने की ये इसको बेचे कि उसको कितने का परसेंट 5% का गेन हो। सीपी हमारे पास आ गया कितना 9000 एक्चुअल सीपी और प्रॉफिट परसेंट उसे चाहिए 5%। तो कितने का सेलिंग प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, जिससे आंसर आएगा 9000 मल्टीप्लाइड बाय 105 इंटू 100, 9 5 सर 45, 9 1 सर 9 और ये आ गया 0। 9450 रुपीज की उसको बेचनी पड़ेगी ये बाइक, सो डैट उसको 5% का प्रॉफिट हो। याद रखना जब भी रिपेयर ओवरहेड चार्जेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं वो हमेशा हम सीपी में ऐड करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी एक्चुअल सीपी होती है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, है ना। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि हम जब दुकान से कुछ चीज खरीदते हैं तो जब घर पे कुछ उसको लाते हैं, सपोज करो 20,000 का हमने फ्रिज खरीदा और उसको घर तक लाने में 500 रुपीज रिक्शा वाले ने ले लिए, तो वो फ्रिज हमें 20,000 का नहीं पड़ा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें क्या पड़ी 20,500 रुपीज। तो रिपेयर के ओवरहेड एक्सपेंसेस या जो भी टैक्सेस हैं वो हम सीपी में ऐड करते हैं, तब हमें एक्चुअल सीपी का पता चलता है कि वो चीज हमें कितने की पड़ी। तो वो एक्चुअल सीपी हमने कैसे फाइंड आउट करा, we had selling price, we had loss percentage, we just put values in this formula। लॉस परसेंटेज वाले में अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज वाले में, उससे हमारे पास एक्चुअल सीपी आ गया और एक्चुअल सीपी के बाद में हमें जितने प्रॉफिट का परसेंट चाहिए था वो हमने इस फॉर्मूला में अगेन पुट किया, जिससे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया उस बाइक का जिसमें उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इज दैट द करेक्ट आंसर काव्यांश? आपने क्वेश्चन भेजे थे, आप मुझे कंफर्म करो। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग तो लेट मी नो सो दैट मैं इसको करेक्ट कर सकूं। तो समझ में आ गया कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? अर्चित अभी भी आवाज सही नहीं आ रही है आपको? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने आज सीपीएसपी और डिस्काउंट के रखे थे। लेट मी शो यू। ओके बच्चे कुछ ट्राई करो अपने डिवाइस में बच्चे, आई थिंक यहाँ से तो अब सही जा रही है, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया है। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। An item marked at 840 is sold for rupees 714. What is the discount? पहले तो ये बताओ डिस्काउंट जो होता है वो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? डिस्काउंट जो होता है वो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? यस कशिका। एनीवन एल्स? डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए क्या होता है? यस काव्यांश, लॉस होता है ना। तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में भी हम बस लॉस वाले ही फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट जैसे करते थे ऐसे लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे हम, वही हमारी डिस्काउंट की परसेंटेज होगी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 840। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है बच्चे? बैकग्राउंड में तो कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, इवन फैन तक नहीं चल रहा है, तो बैकग्राउंड से आवाज क्या आ रही है? सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका? डिस्काउंटेड प्राइस जो है 714। ठीक है, अब जो डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट कितने रुपीस का दिया? डिस्काउंट इक्वल्स टू 840, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से 714 माइनस कर दोगे। 10 minus 4 6, 3 minus 1 2 and 126 रुपीज का डिस्काउंट मिला।
₹126 का डिस्काउंट मिला। ₹126 का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, ये उसका लॉस है। ठीक है, अभी भी आवाज आ रही है कुछ, या इट्स क्लियर नाउ? ओके, सो हमें डिस्काउंट कितना मिला, ₹126 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला सेम वही होता है जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का होता है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट ओवर सीपी, सीपी यहां पर एमपी माना जाएगा, 840 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैंसिल करेंगे, 12 6 6 से हो जाएगा, यस, 6 1 7, 6 कम 6 6 चौक 24, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 15% का डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो, लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला। ऊपर तो वो वैल्यू आएगी जो डिफरेंस है सीपी और एसपी में, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, ओवर सीपी या फिर एमपी, मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो तो मार्क प्राइस आएगा, अगर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कर रहे हो तो सीपी आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यू नीड टू हैव वैल्यूज, क्या क्या, आपके पास सीपी या एमपी होना चाहिए, एंड आपके पास एसपी होना चाहिए, या फिर जो डिफरेंस है, जो भी लॉस है या फिर डिस्काउंट है। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया ₹126 का, वो यहाँ पर रखा, मैं मार्क प्राइस के प्लेस पर मार्क प्राइस पुट किया 840 और 100 से मल्टीप्लाई कर दी। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के मैं आज ही करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है आपकी इससे रिलेटेड अपनी अपनी बुक की, वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले भेज देना, सो दैट पहले मैं वो अटेंड कर लूँ और उसमें क्लियर कर दूं आपको। उसके बाद में हम फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, जो कि इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कॉस्ट, लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस एक ही चीज होती है। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो एक तरह से मार्क्ड होता है, किसी लिस्ट में दिया होता है कि भाई ये चीज एक्चुअल में इतने की है, उस पर हमें डिस्काउंट देना है। तो लिस्ट प्राइस को आप मार्क प्राइस भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है एक फ्रॉक का ₹220, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 20%। What is the amount of discount on it and its sale price? हमें सेल प्राइस निकालना है और हमें निकालना है डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। देखो, लिस्ट प्राइस है यानी कि सीपी है, साथ में है डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहां से हमें अगर डिस्काउंट परसेंटेज वाला फॉर्मूला आप देखोगे, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट ओवर एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पर हमने डिस्काउंट परसेंट पुट किया। डिस्काउंट हमें नहीं पता, लेकिन मार्क प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस पता है, कितना है, 220 इंटू 100। कैंसिल किया, इसको उधर ले गए तो डिस्काउंट इक्वल्स टू आ गया 20 इंटू 22 ओवर 10, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया, ₹44 का। ₹44 का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, ₹44 का अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या बता सकते हो? अगर ₹220 की कोई चीज है और उस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ₹44 का, ₹44 का, तो वो कितने रुपीज में मैं बेचूंगा? आप मेरे से कुछ खरीदने आए, मैंने बताया ये ₹220 का है और इस पे मैं ₹44 कम कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, तो कितने रुपीज का पड़ेगा आपको वो? आप मुझे कितने पैसे दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। यू डोंट नीड एनी परसेंटेज और एनी फॉर्मूला हियर, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ₹220 की चीज पे ₹44 मैं कम देकर दे रहा हूँ आपको, तो क्या करोगे आप, क्या आंसर आएगा, कितने पैसे दोगे आप मुझे?
220 में से 44 माइनस कर दोगे, यस। जो डिस्काउंट है वो हमेशा माइनस होता है लिस्ट प्राइस में से। 220 माइनस 44, करेक्ट। सबका सही आंसर जिस जिसने दिया है 176 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ गया। देखो इसमें हमें बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये नहीं भी आता है कि इससे भी निकल जाएगा, तो आप सिंपल सिंपल लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपके दिमाग में ये आया कि भाई डिस्काउंट है तो लॉस हो रहा है उसे, और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, यानी कि एक तरह से मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस सेम ही है, और आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पुट कर दो। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे सीधे आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 8 2 16 प्लस 176, ये सेलिंग प्राइस आ गया। इससे फिर डिस्काउंट निकाल लो। 220 रुपए का था, 176 उसमें से माइनस करे तो 44 रुपए बचे। इससे थोड़ा सा उल्टा हो आएगा आंसर। हमने पहले ये कैलकुलेट किया था, फिर ये किया था, इस बार पहले ये आ गया और फिर ये आ गया। मींस फॉर्मूलाज चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। आपको जरूरत नहीं है ये रटने की, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, बस उसमें वो वैल्यूज आनी चाहिए जो आपको चाहिए और जो आपको दी गई है। लिस्ट प्राइस दिया है, एक तरह से लॉस परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट लॉस परसेंट होता है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। तो आप ये सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने पूछा था डिस्काउंट बताओ कि डिस्काउंट कितने का है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, डजेंट मैटर। फॉर्मूला सही होना चाहिए और उन वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए जो आपको चाहिए और जो आपको दी हुई है। आई होप समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं, आप मुझे करके बताना, चलो जल्दी जल्दी से। आपके पास ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे बताओ कि इसका लॉस और गेन परसेंट क्या होगा। सोहन ने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 रुपीज का, और उस पे 500 रुपीज उसकी रिपेयर पे लगा दिए, और उसको बेच दिया 3300 का। तो पहले तो ये बताओ कि उसे लॉस हुआ या गेन हुआ, और अगर लॉस हुआ या गेन हुआ तो कितने परसेंट का हुआ ये भी बताना है। पहले बताओ लॉस हुआ या गेन हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके तनिषा, यस कशिका, यस तनिषा, काव्यांश एंड अर्चित जल्दी जल्दी बताओ, लॉस हुआ है या गेन हुआ है। यस काव्यांश। कितने रुपीज का गेन हुआ है, चलो ये भी जल्दी से बता दो, बहुत इजी है, आपको दिख रहा है। यस कशिका। कितने रुपीज का गेन हुआ, और बाकी बच्चे भी बताओ। यस तनिषा, यस काव्यांश। अर्चित कहाँ गए बच्चे, अब तो आवाज क्लियर आ रही है। चलो अब जिस जिसने आंसर दे दिया है वो परसेंटेज भी बता दो, हालांकि ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि कितने परसेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बता सकते हो आप चाहो तो कि कितने परसेंट होता है। फिर भी सॉल्व करना चाहते हो करके बताओ, कितना परसेंट का आया इसको गेन। कितने परसेंट का उसको गेन हुआ है। अर्चित है ही नहीं यहाँ पर, इसकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ जी, कितने परसेंट का गेन हुआ, बिल्कुल सही कहा व्याज। यस कशिका, करेक्ट, बिल्कुल सही। उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और सीपी कितना पड़ा उसे, 3000 इंटू 100। तो आंसर कितना आया, 10%। 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे बुक में, एनसीईआरटी में, अपनी में भी, जिसमें शॉपकीपर या कोई भी। ओके अर्चित, नो प्रॉब्लम।
जिसमें कोई भी दो आर्टिकल्स खरीदेगा, दो प्रोडक्ट्स खरीदेगा और दोनों को अलग अलग रेट्स पे बेचेगा, एक को प्रॉफिट पे प्रोबेबली और दूसरे को लॉस पे, देन यू नीड टू टेल कि उसको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसमें आपको हमेशा क्या करना है, दो कॉलम बना लेने हैं दोनों प्रोडक्ट के और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। उसी से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर दो टीवी की बात हो रही है तो ले लेते हैं, एक टीवी उसने खरीदा, सीपी जो था एक टीवी का वो 10,000 रुपीज था, इस पे उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 10% का। और एक टीवी उसने खरीदा अगेन 10,000 का ही, लेकिन उस पे इसका, सॉरी 10,000, उस पे लॉस हुआ उसको कितने का, 10% का। इस बार लॉस हुआ उसको 10% का। तो सबसे पहले हमें ओवरऑल बताना है, तो ओवरऑल सीपी क्या हुआ दोनों टीवी का, जो ओवरऑल सीपी है, यानी कि दोनों टीवी उसने कितने रुपीस के खरीदे, 20,000 के। ऑब्वियसली टीवी 1 टीवी 2 दोनों मिला के उसने कितने रुपीस के खरीदे, 20,000 के। तो अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में बेचने पर उसने टोटल दोनों टीवी कितने रुपीस के बेचे। तो पहले हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं इसका। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू अगेन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 110/100। आंसर आया 11,000 रुपये। 11,000 का तो ये वाला टीवी बेचा उसने, ठीक है। नाउ इसकी सेलिंग प्राइस देखते हैं कि इस पे लॉस हुआ है, ये कितने का बेचा उसने, 9,000 का आएगा। फिर भी कैलकुलेट करके दिखाना है, प्लीज ऐसा मत करना कि ये तो दिख ही रहा है तो ऐसे ही लिखाओ, नो, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 90/100, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 9,000। तो एक टीवी तो उसने 9,000 का खरीदा सॉरी बेचा, और एक टीवी उसने 11,000 का बेचा। तो दोनों टीवी मिला के उसने कितने रुपीस के बेचे बताओ दोनों टीवी उसने कितने रुपीस के बेचे, 20,000 के ही बेचे, और खरीदे कितने के थे, 20,000 के ही खरीदे थे। तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 11,000 प्लस 9,000, दैट इज 20,000, ठीक है। और टोटल सीपी जो था वो भी कितना था, 10,000 प्लस 10,000, दैट इज 20,000। सो यहाँ पर लिख दोगे आप, सीपी इक्वल्स टू एसपी, मीन्स नो प्रॉफिट नो गेन, ना उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, सॉरी नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% का प्रॉफिट 0% का लॉस, सिंपल। ठीक है, जब भी दो प्रोडक्ट हो अलग अलग टाइप से बेचे गए हो तो उनके दो कॉलम बना लो, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो और ओवरऑल देख लो कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे इजी मेथड यही होता है, आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें, और टीचर को भी अच्छा लगेगा, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसको भी चेक करने में इजी होगा हौच पौच नहीं करना है कभी भी। अंडरस्टूड? किसी को कोई मुश्किल इस प्रश्न में? चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सही। एक बफेलो वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। बफेलो को, दो बफेलोज हैं, एक 20,000 ईच की बेची है उन्होंने। वो क्वेश्चन बहुत ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, उसमें बस एसपी दिया है, सीपी नहीं दिया हुआ, आपको सीपी कैलकुलेट करना है। वो क्वेश्चन तो इजी है लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत वियर्ड है। अगर कभी खाली टाइम हो तो उसको जरूर करके देखना, बिकॉज वो टीचर्स बहुत देते हैं क्वेश्चन इसी वजह से, बिकॉज उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वियर्ड है और उसे देख के ऐसा लगता है कि हमारा आंसर गलत है, जबकि ऐसा होता नहीं है, आंसर ठीक होता है। उसका आंसर डेसिमल में बहुत अजीब सा आता है, लेकिन वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ऐसा ही है बिल्कुल कि दो बफेलोज खरीदी किसी पर्सन ने और उन्हें 20,000 ईच में बेच दिया, समथिंग लाइक दैट। एक पे उसको इतना प्रॉफिट हुआ, एक पे उसको इतना लॉस हुआ, ओवरऑल उसने कितने की बेची या समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन है, प्लीज देखना उसको एनसीईआरटी में। काफी अजीब सा उसकी कैलकुलेशंस हैं,
लेंदी कैलकुलेशंस है जिन्हें करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, टीचर्स को भी होती है, नॉट इवन जस्ट स्टूडेंट्स। टीचर्स कई बार उसको कह देते हैं, थोड़ा सा करते हैं और फिर कह देते हैं ये घर से करके लाना, बिकॉज उनकी कैलकुलेशंस बहुत वियर्ड सी होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ टीचर को नहीं आता, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर्स, उसमें टाइम लगता है तो टीचर्स को घर से करने के लिए कह देते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, जब टैक्स लगता है तो टैक्स में किसका, एक तरह से टैक्स में किसका प्रॉफिट होता है? जब आप कुछ खरीदने जाते हो और आप टैक्स देते हो, आपको टैक्स देना होता है, तो शॉपकीपर के लिए वो एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? शॉपकीपर को ज्यादा पैसा मिलता है या कम पैसा मिलता है? यस तनिषा, आपने 100, आपने कभी अच्छा कोई, यस कशिका। चलो काव्यांश आप बताओ, आप जैसे कभी अगर आपने कुछ गुड्स खरीदे हो और उसका बिल देखा हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है या फिर आपके कोई स्पोर्ट्स का गुड है या कोई टेलीविजन है, तो टेलीविजन का जो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट होता है, जैसे 9,000 का उसने टेलीविजन बताया, लेकिन 9,000 में आपको वो मिलता नहीं है, आपको और भी पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, वैट, वो टैक्स आपको देना होता है, शॉपकीपर को दोगे आप। तो शॉपकीपर के लिए वो एक तरह से कह सकते हो, हालांकि वो गवर्नमेंट के पास जाता है, बट कह सकते हो कि शॉपकीपर के लिए वो प्रॉफिट है, क्योंकि शॉपकीपर के पास एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पैसा जा रहा है। 9,000 का टीवी था लेकिन आपको देने पड़ रहे हैं उसके समथिंग 9,900 रुपीज, नहीं 10,000 के करीब ही आप पूरे दोगे, 14% समथिंग होता है। तो शॉपकीपर को तो ज्यादा पैसा मिल रहा है ना एट दैट मोमेंट, तो शॉपकीपर के लिए वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब भी टैक्स की बात आती है, आप समझ जाओ कि आपको प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा 3,300 रुपीज का, ठीक है, उसने टोटल मनी जो दी ना इतनी दी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 3,300 रुपीज, इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। और टैक्सेस कितने हैं, एक तरह से प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट, यानी कि टैक्स से पहले का आपको प्राइस बताना है, मींस आपको एक तरह से सीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ रुपीस का कूलर था, उसमें 10% जो है वो ऐड किया, और उसके बाद में टोटल जो भी बिल बना वो वहीदा ने दिया, जो कि था 3,300 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, और या आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखना टैक्स में हमेशा प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 3,300, इतने रुपीस का उसने खरीदा वहीदा ने। टैक्स से पहले का प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन टैक्स परसेंट कितना है, 10% है। इसको सॉल्व करते हैं, 3,300 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 110/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि आंसर क्या आएगा। तो टैक्स से पहले का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 3,000 रुपीज, यानी कि कूलर की कॉस्ट 3,000 थी, लेकिन वहीदा को 300 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े, 10% एक्स्ट्रा देने पड़े टैक्स के। वैल्यू एडेड टैक्स आपको पता होगा, वैल्यू एडेड टैक्स ऐसी चीजों पर लगता है जो जरूरत की चीजें नहीं होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं होती हैं, लग्जरियस चीजें मानी जाती हैं। खाने की चीजों पर कभी वैट नहीं लगता है क्योंकि वो लग्जूरियस चीजें नहीं है, लेकिन आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो बिल्कुल वो लग्जरी है, उस पर जरूर वैट लगेगा। ऐसे ही आपके जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप इंटरनेट सर्विसेज, जितनी भी ऐसी चीजें जो बेसिक नेसेसिटी की नहीं होती हैं, जिनके बिना जिंदगी चल सकती है, उन पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, वैट लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता ना हो वैट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स होती है। वैल्यू एडेड टैक्स हमेशा उन चीजों पर लगता है जो हमारी लग्जरियस चीजों में कंसीडर की जाती हैं। आपका अगर हेयर कटिंग है, वो भी वैल्यू एडेड टैक्स
इंक्लूड होगा, उसमें भी सर्विस टैक्स नहीं होता, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आप स्विमिंग करते हो उसमें भी लगेगा। मीन्स जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड चीजें नहीं है उसमें सब में ये टैक्स लगता है। तो इस तरह से आप टैक्स में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हमेशा प्रॉफिट परसेंट का। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो शॉपकीपर को एक तरह से लॉस हो रहा है, और अगर टैक्स की बात हो रही है तो शॉपकीपर को एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। ये दो चीजें याद रखोगे तो आपके हमेशा इन्हीं फॉर्मूलाज से काम चल जाएगा, ये वाला और लॉस परसेंट लॉस वाला। आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार टीचर होते हैं कि एमपी के लिए अलग फॉर्मूला बता देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए अलग बता देते हैं, उसमें बस ये टर्म्स के नेम चेंज हो जाते हैं, फॉर्मूला सेम ही होता है। तो उसमें कंफ्यूज मत करना अपने आप को। आप बस जब ये फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पर एसपीसीपी ना लिख के ये ही टर्म्स यूज कर लेना जो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। एसपी की जगह लिख दोगे, एसपी तो एसपी लिख सकते हो क्योंकि सेलिंग प्राइस ही है एक तरह से, और सीपी की जगह लिख दोगे प्राइस बिफोर टैक्स, और 10% प्रॉफिट परसेंट की जगह लिख दोगे टैक्स परसेंट, जो भी टैक्स है। बस नाम चेंज कर सकते हो आप, नहीं भी करोगे तो भी आंसर सही आएगा। आई डोंट थिंक कि टीचर उसको गलत करेंगे। फाइन टैक्स वाले क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से करना। कई बार दो दो टैक्स भी लग जाते हैं, हालांकि वो अब नहीं आते हैं, पहले आया करते थे, बट किसी किसी बुक में दिए हुए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स इसीलिए बनाया गया था जिससे कि अलग अलग टैक्सेस ना लगाए जाए, वरना एक ही सामान पर बहुत बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने सबको कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बना दिया। नाउ यहां पर देखो, आप इसका बताओ जल्दी से। कुछ स्केट्स खरीदे किसने, अरुण ने, 20% का उस पर डिस्काउंट था। तो अरुण ने डिस्काउंटेड प्राइस जो दिया, यानी कि शॉपकीपर को जो पे किया वो 1600 रुपीज था। तो बताओ कि स्केट्स का मार्क प्राइस क्या था, एमपी क्या था, डिस्काउंट से पहले का प्राइस क्या था, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे ही बता सकते हो आप चाहो तो, लेकिन सॉल्व करके बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियरली दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी जल्दी से बताओ कि इसका मार्क प्राइस क्या था। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स, डिस्काउंट से पहले का प्राइस। अगेन किसी को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, जैसे अर्चित, सॉरी, काव्यांश ने आज भेजी है, आप लोग भी भेज सकते हो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आपको लगेंगे कि ये तो ऐसा नहीं है जैसा सर ने करवाया था, या फिर दूसरे टाइप का है। तो हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप मुझसे पूछ लेना प्लीज। चलिए चलिए, इसका आंसर बताइए। अर्चित क्या हुआ बच्चे, फिर से लाइट का इश्यू हो गया? ये वाला क्वेश्चन करना है अर्चित। अरुण ने स्केट्स खरीदे सेल पर, जिसमें 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 1600 रुपीज देने पड़े। हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंट से पहले का प्राइस, प्राइस बिफोर डिस्काउंट मींस मार्क प्राइस। You have mark price, you need to find out mark price, you have selling price, you have discount। discount again याद रखना, डिस्काउंट का मतलब है लॉस हो रहा है, तो यू कैन पुट वैल्यूज इन लॉस वाला फॉर्मूला, मींस सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला, लेकिन जिसमें लॉस परसेंट होता था। यस कशिका, करेक्ट। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस वही है जितने में उसने खरीदे हैं, 1600। सीपी यानी कि मार्क प्राइस हमें नहीं पता, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 20% है, ओवर 100। इसको सॉल्व किया, 1600 इक्वल्स टू एमपी मल्टीप्लाइड बाय 80 ओवर 100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1600 इंटू 80 ओवर 100। यस तनिषा, इक्वल्स टू मार्क प्राइस, सॉरी उल्टा कर दिया, ये 80 नीचे आएगा और 100 ऊपर। यस, कहाँ है इरेजर। गुड इवनिंग विनायक, थोड़ी देर बैठो। सो इसको जब कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा मार्क प्राइस कितना, 2000।
₹2000 के उसके स्केट्स थे जिसपे 20% का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने, जिससे उसको वो स्केट्स कितने रुपीस के पड़े? ₹1600 के ओनली। फाइन, समझ आया काव्यांश एंड अर्चित? डिस्काउंट वाले में हमेशा लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगर टैक्स वाला है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जहां भी टैक्स की बात हो रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट यानी कि टैक्स परसेंट होगा, सीपी वो होगा जो एक्चुअल प्राइस है, टैक्स से पहले का प्राइस है, और एसपी होगा जो टैक्स के बाद का प्राइस है, जितने में किसी ने कुछ खरीदा है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगेन अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखोगे, आपको अगर ये समझ आ गया कि जो हमें गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है। यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम ये होती है, बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि ये 1600 है, ये क्या है, ये सीपी है या एसपी है। मोस्टली आप लोग यही क्वेश्चन पूछोगे कि सर इस क्वेश्चन में हम सीपी क्या लेंगे, एसपी क्या लेंगे। परसेंटेज तो आपको दिख रही है, ये गेन, अगर डिस्काउंट है तो लॉस परसेंट है, अगर टैक्स है तो प्रॉफिट परसेंट है, वो आप परसेंटेज के साइन से पता कर लोगे। लेकिन मेनली प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि इसे हम सीपी में रखें 1600 को या एसपी में रखें। आप थोड़ा सा इसको रियल लाइफ पे अप्लाई करके देखा करो कि मैंने इतने रुपीस दिए, 1600 शॉपकीपर को दिए, इसका मतलब शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तुम्हारे लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर से खरीद रहे हो तो शॉपकीपर के लिए क्या होगा? आप शॉपकीपर को किसी सामान का पैसा दे रहे हो तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है ना? इस तरह से थोड़ा सा सोच के देखा करो, तो आपको बहुत इजी लगेगा, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनको इसीलिए ही बोलते हैं, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में पुट करके देखोगे और देखनी होती हैं तभी आपको समझ में आएंगी। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब आपका काम यही है, अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी बुक के जितने भी ये एमपी और एसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को भेज दो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चंस। अदरवाइज हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड जो भी चैप्टर्स आपके टर्म्स में आ रहे हैं, हाफ ईयरली में आ रहे हैं, प्लीज उनका रिवीजन खुद से भी स्टार्ट करो। यू कैन आस्क मी डाउट्स, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे चैप्टर्स कराने जो अलग अलग बच्चों के अलग अलग एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो बेटर है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो एंड डाउट्स अपने भेजने स्टार्ट कर दो, उनको मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा कि वेट करो। लेकिन रिवीजन स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सबके अलग अलग सिलेबस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बच्चे का सिलेबस स्टार्ट करा दूं रिवीजन का और बाकी का आधा रह जाए। तो वो चैप्टर्स भी आपको करने हैं, छोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में आपके वो आने होंगे। तो करने तो आपको साइमल्टेनियसली ही पड़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैं भी करूंगा, आपको डाउट्स बताने में एक्स्ट्रा टाइम अगर देना पड़ा तो वो भी दूंगा। लेकिन रिवीजन आपको स्टार्ट करना है खुद ही फिलहाल। फाइन। अभी अर्चित मैं देखूंगा सबके सिलेबस को कंपेयर करके कि किस किस का क्या क्या चैप्टर आ रहा है। जो कॉमन होगा वो लूंगा, या जो मोस्ट कॉमन होगा वो लूंगा, ठीक है? आई हैव योर सिलेबस सबके, तो उसी से रिलेट करके मैं चैप्टर्स लेता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी का कॉमन ना हो लेकिन बहुत छोटा सा चैप्टर हो, तो उसे पहले ले लेंगे और फिर उसके बाद में बड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सबको ये साथ में लेकर चलूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट्थ क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, सबकी बुक्स अलग होती हैं, सबके सिलेबस अलग होते हैं। तो टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आपके लिए तो देखो डिफिकल्ट इतना नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही बुक है। लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड माई कंडीशन, मेरे पास इतने सारे आप स्टूडेंट्स और सबकी बुक्स ऑलमोस्ट अलग है ना? और सबके चैप्टर्स सिलेबस भी अलग है, तो उनको कवर अप कराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करो, मैं भी कोशिश करता हूँ। आई होप कि इट वुड वर्क इन योर एग्जाम्स। फाइन। तो डाउट्स भेजना मत भूलो, डाउट्स जितना भेजोगे आप, अपने जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स निकलेंगे, और जितने डाउट्स आप मुझसे पूछोगे उतने आपके चैप्टर्स ये क्लियर होते चले जाएंगे, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन सारा खेल प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। प्लीज डू नॉट वेट कि सर कहेंगे तो हम करेंगे,
नहीं, घर वाले कहेंगे तो हम करेंगे नहीं, स्कूल वाले कहेंगे तो करेंगे नहीं। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, करते चले जाओ करते चले जाओ। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि आपको आता है, आप उसी में देखना शुरू करो कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। प्रैक्टिस करो और उसको क्लियर करते चले जाओ। जो क्लियर नहीं होगा वो आप मुझसे पूछो। फाइन। तो आज बस इतना ही, आज के लिए आप जा सकते हो। कल साइंस की क्लास में मिलेंगे, साइंस की क्लास में चैप्टर को फिनिश करेंगे, रिफ्लेक्शन वाला जो था, ह्यूमन आई के बारे में बताऊंगा। यस बच्चे, अर्चित, मैं जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म होंगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, बाय बाय, 8th क्लास के स्टूडेंट्स। विनायक, हो सकता है सर को मिली नहीं हो तुम्हारी फाइल, क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर से चेक कर रहे थे और फाइल से इधर उधर थी। अगर नहीं आपकी हुई है चेक तो मैं सर से बोल दूंगा, आज वो चेक करके आपको मार्क्स भेज देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं इतने पानी रिफिल करता हूँ, तुम वेट करो इतने।
गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते जी। मैं सही हूँ अक्षत, ठीक ठाक हूँ, मतलब नॉट सही, टोटली सही नहीं हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। ओके, एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी भी करना, ठीक है। और किसी के स्कूल में कोई विशेष बात बताई गई हो, गुड इवनिंग गौरी, रिलेटेड टू एग्जाम्स और समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो कि सर हमारे स्कूल में ये बताया है वो बताया है। गो अहेड निकिता। यस विनायक, तुम्हारे स्कूल्स ऑलरेडी ओपन होने के आ गए हैं, लेकिन अगेन ओके निकिता। हाँ, तुम्हारे टेंथ 11th 12th के स्कूल्स ओपन होंगे, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में। नॉर्मली ऐसे नहीं होंगे कि जा रहे हो और वही हाय हुल्ला मचाते हुए। सलोनी नहीं, वो इंफॉर्मेशन गलत है, सो फार गलत है। सब्जेक्टिव नहीं होंगे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स। 13 सितंबर से एग्जाम है। 13 सितंबर से कौन से एग्जाम है? फाइनल एग्जाम्स है। 13 सितंबर से कोई एग्जाम्स नहीं है। हाँ, मिड टर्म होंगे। प्लीज मुझसे बात किया करो जो टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारे स्कूल्स में तो चलते ही रहते हैं। उनके बारे में तो मैं तो नहीं करता, आपको करनी है ऑब्वियसली चिंता, बट मुझे नहीं, क्योंकि सबके चलते ही रहते हैं, कभी किसी के स्कूल में कभी किसी के स्कूल में। जब भी मैं सुनता हूँ किसी का चल ही रहा होता है। ओके निकिता, कोई बात नहीं, डैट विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस होती रहेगी। हाफ ईयरली, यस सलोनी, हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके स्कूल वाले कोई भी ले सकते हैं, यस दैट कुड बी डन, क्योंकि स्कूल वालों के हाथ में है वो हाफ ईयरली या इंटरनल एग्जाम्स कैसे लेना चाहते हैं, सो दैट्स अप टू देम। स्टिल, हाफ ईयरली के हो या फिर कोई से भी एग्जाम के मार्क्स हो, आपके जो टेस्ट के मार्क्स लगने हैं वो 3 और 4 मार्क्स ही लगने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपके एक्टिविटीज और पोर्टफोलियो के मार्क्स लगने हैं।